हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सब ठीक से होंगे। हम यूनिट 4 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स स्टार्ट किया था। आज हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है, नेक्स्ट जो टॉपिक्स है, उसमें हम देख सकते हैं स्टेट थ्योरी, डिबेट ऑफ नेचर ऑफ स्टेट, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, वेलफेयर स्टेट और ग्लोबलाइजेशन नेशन स्टेट। और उसके बाद हम इसको वन बाय वन अच्छे से करेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे अच्छे से? इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स और उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अगर आपने मेरे से अच्छे से पढ़ लिया तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो टॉपिक्स है वो आप जीके पीएससी एग्जाम 10+2 के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद यूजीसी नेट के लिए तो इंपॉर्टेंट है और जेके सेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखें। सबसे पहले होता है स्टेट। क्या होता है स्टेट? जो होती है वो परमानेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। स्टेट एक हमेशा रहने वाली पॉलिटिकल बॉडी होती है। जैसे देखो, एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट, स्टेट मीन्स कंट्री। ठीक है। तो इट्स कंट्रोल सोसाइटी एंड पीपल्स इन फिक्स्ड एरिया। ये सोसाइटी लोगों के एक फिक्स एरिया के अंदर कंट्रोल करती है। इसके पास फुल पावर होती है जिससे वो रूल करती और कानून बनाती है। रूल्स भी करती है और कानून भी बनाती है। उसके बाद ये रूल बनाती है और गवर्नमेंट के थ्रू इन्फोर्स करती है। जैसे कि स्टेट का क्या काम होता है? स्टेट होती है कि हमेशा एक ऐसी जगह, टेरिटरी, जहाँ पे पॉलिटिकल बॉडी फिक्स हो, और उसमें ये कहा जाता है कि एक फिक्स एरिया पॉपुलेशन होता है जहाँ पे ये चीज कंट्रोल होती है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसके पास जो होती है कि क्या होती है, सॉवरन होती है, फ्रीडम होती है, इसके इंडिपेंडेंट, और ये कि इसके पास भी पावर होती है, और ये जो पावर किस लिए इस्तेमाल करता है? कानून बनाने के लिए। और उसके बाद ये जो रूल्स होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू इन्फोर्स करती है। अगर नेक्स्ट हम देखा जाए तो उसमें मोंटेविडियो कन्वेंशन थी 1933 में। इसमें आप देख सकते हैं कि द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ स्टेट इंटरनेशनल लॉ इज फाउंड मोंटेविडियो कन्वेंशन ऑफ राइट एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट 1933 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 मोंटेविडियो कन्वेंशन द स्टेट हैज 4 फीचर। ये बोल रहे हैं कि जो 1933 में जो एक कन्वेंशन आई थी जिसका नाम है मोंटेविडियो कन्वेंशन, उसमें आर्टिकल 1 था। उसमें जो किसी कन्वेंशन के जो स्टेट के जो थे वो 4 फीचर बताए थे। सबसे पहले जो थे उसमें क्या कहा थी, कहते एक फिक्स टेरिटरी होनी चाहिए। जैसे देखिए, एक स्टेट के अंदर 4 चीजें का मेन रोल अदा होता है, तो हम वही पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले ये होना चाहिए कि टेरिटरी होनी चाहिए, एक मतलब जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम कानून करेंगे। और परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, लोग भी होने चाहिए। और उसके बाद एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, डेमोक्रेसी हो डेमोक्रेसी हो या मोनार्की या कुछ भी हो, उसमें हम ये कह सकते हैं। और उसके बाद एबिलिटी टू फॉरेन रिलेशन, मतलब एक दूसरी कंट्री के साथ इतनी होना चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए कि वो दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड वगैरह भी एग्रीमेंट वगैरह कर सके। ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। हम एक बिगिनिंग से कर रहे हैं कि स्टेट थ्योरी क्या होती है। तो हम उसके में सिंपली हमने स्टेट का बताया, जिसमें उसने जो मेंट वीडियो थी कन्वेंशन 1933 में 4 उसने बताई हुई थी, 4 फीचर बताए थे, जिसमें टेरिटरी होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए और फॉरेन रिलेशन होने चाहिए, की एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। अब हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बोला गया था कि हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स जरूर इस्तेमाल करेंगे। टेरिटरी, गवर्नमेंट, पॉपुलेशन और रिलेशन। तो इसमें ये देख सकते हैं हमने क्या किया था, एक प्यारा घर रसगुल्ला वाला। तो आप इसको ऐसे मतलब आप इसको कैसे आप ट्रिक्स बना सकते हैं? जैसे होता है ना कि बच्चे पूछते हैं सर ट्रिक्स कैसे बनानी है। ट्रिक्स बनाने का आप ये कर सकते हैं, जो फर्स्ट लेटर है उसको टी, पी, जी, आर, इसको आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। टी, पी, जी, आर भी ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे, तेरा प्यारा घर रसगुल्ले वाला, तो हम मैंने ऐसे सिंपल रखा हो, तो आप अपने हिसाब से भी इसकी शॉर्ट ट्रिक्स कर सकते हैं। टेरिटरी होगी टी फॉर पॉपुलेशन, पी फॉर, और जी फॉर गवर्नमेंट, और फॉर रिलेशन विद अदर कंट्रीज। ठीक। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि मॉडर्न स्टेट जो थ्योरी थी, जैसे जो पीछे जो उसने हुई थी पीस ऑफ वेस्टफेलिया थिंकर्स, उसमें क्या कहा था। तो हम वन बाय वन उसको आज अच्छे से करेंगे। जो 1648 में जो थी वो ट्रीटी हुई थी, जिसका नाम क्या था, द पीस वेस्टफेलिया एंडेड 30 years war in 1648। वेस्टफेलिया इन पीस एग्रीमेंट 1648 में 30 साल की लड़ाई के बाद हुआ था। ठीक है। आप ये देख सकते हैं जो पीस ऑफ वेस्टफेलिया थी उसमें 30 साल की जो जंग हुई थी उसके बाद जो था ये ट्रीटी हुई थी। इसमें ये कहा गया था कि इट इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल ऑफ टेरिटरी सवरेंटी। इसमें टेरिटरी सवरेंटी को आइडिया दिया गया था, मतलब स्टेट अपना एरिया के बॉस है, यानी
मॉडर्न स्टेट का कंसेप्ट ऑफिशियल शुरू माना गया था। उसके बाद स्टेट को इंटरनल और इंटरनेशनल दोनों पॉलिटिक्स के लिए मेन प्ले माना गया था। तो आप ये कह सकते हैं कि जो पहली ट्रीटी थी वो जंग के 30 साल के बाद, जंग खत्म होने के बाद 30 साल लगातार जंग चलने के बाद वो जो ट्रीटी हुई थी, और इसमें ये मेन बदलाव ये था कि क्या कर रहे थे कि वो एक स्टेट को मतलब एक इंटरनल और एक्सटर्नल जो थी वो उसके दोनों पॉलिटिक्स के लिए प्लेयर माना जाता था, और उसके में मतलब वार को रोकने के लिए ये चीज की थी वो ट्रीटी की थी। जो नेक्स्ट ट्रीटी थी वो किसने की थी? चार्ल्स टेली जो थे उसने बोला था। चार्ल्स टेली बिलीव करते थे वार प्ले आउट की रोल्स इन फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न स्टेट। टेली कहते थे मॉडर्न स्टेट वार की वजह से बनी है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो टेली थे तो उनके उन्होंने बोला था कि कोई भी मॉडर्न स्टेट बनने का मेन कारण होता है कि वार की वजह से बनी रहती है। जैसे पहले वार होगी उसके बाद जो होती है वो जो भी स्टेट वगैरह इम्प्लीमेंट वगैरह बनती है। उनका फेमस कोटेशन था, ये आप कोटेशन याद कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने मेन मेन चीजें डाली हुई है तो आप वो चीज देख सकते हैं। इनका जो कोटेशन है उसमें कहा गया था वार मेड द स्टेट एंड स्टेट मेड वार, यानी लड़ाई ने स्टेट बनाई और स्टेट ने लड़ाई करना सीखा। तो आप इसका ये कोटेशन जो है मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप ये चीज कोटेशन जो मैं वही इंपॉर्टेंट चीज ला रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, तो इसलिए आप जो भी मैं चीज लिख रहा हूँ तो आप इसको अच्छे से इंपॉर्टेंस से राइट डाउन कर लें, या फिर उसके बाद अपने नोट्स में ये चीज ऐड कर दें। जो नेक्स्ट था वो था मार्क्सिस्ट थ्योरी थी, उसमें व्यू थे, उसमें ये कहा गया था कि जो थिंकर्स है मार्क्सिस्ट के, तो उन्होंने कहते थे कि स्टेट जन्म इकोनॉमिक चेंज की वजह से हुई है। जो स्टेट का जन्म हुआ था वो इकोनॉमिक चेंज की वजह से हुआ था, और फ्यूडलिज्म कैपिटलिज्म आते वक्त बुर्जुआ रिच बिजनेस क्लास ने स्टेट को अपना टूल बनाया था। तो आप ये कह सक रहे थे जो कैपिटलिस्ट थे उन्होंने क्या कर दिया था कि एक टूल इस्तेमाल कर दिया था स्टेट को बनाने के लिए। अगर हम माइकल मन की बात करें, इन्होंने कौन सा मॉडल लिया था? IMEP। तो आप इसको ये नोट डाउन कर लें, IMEP क्या होता है। तो उन्होंने मैन गिव्स 4 सोर्स ऑफ पावर। जैसे ऊपर कितने दिए थे? जो कन्वेंशन आई थी 4 थे उसमें से, इसमें टेरिटरी आ गई थी, पॉपुलेशन आ गई थी, गवर्नमेंट आ गई थी, तो उसके बाद फॉरेन रिलेशन आ गए। तो इसमें भी जो थे वो 4 थे। तो 4 में से क्या था? आई फॉर आइडियोलॉजिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, एम फॉर मिलिट्री, पी फॉर पॉलिटिकल, और ये जो पावर एक स्टेट में आते हैं, ठीक है। मोटो वीडियो कन्वेंशन में 4 बोले थे ना, जैसे टेरिटरी हो गया, पॉपुलेशन होगी, गवर्नमेंट होगी, उसके बाद फॉरेन रिलेशन होगी। और उसके जो मन था 1993 में उसने कहा गया था 4 उसने दिए थे जिसका हम बोलते हैं IEMP, ठीक। आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल। तो शॉर्ट ट्रिक्स में आप ये याद कर सकते हैं TMMW, टेलीमार्क्स मन वेस्टफेलिया। तो आप ये जो हमने 4 चीजें पढ़ ली हैं, तो टेली फॉर वार थ्योरी, टेली जो थी वो वार थ्योरी के बारे में बात करते हैं, मार्क्सिस्ट तो इकोनॉमिक क्लास थ्योरी की बात करते, मन जो थे उन्हें 4 पावरफुल बोलते थे, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आइडियोलॉजिकल, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री और पावर। और वेस्टफेलिया जो थी वो स्टार्ट मॉडर्न स्टेट हुई थी जब आफ्टर जो थी वार के जो थी वार जो था 30 ईयर वार के बाद ये जो बनी थी। तो हमने ये चीज कर ली है। पीस ऑफ वेस्टफेलिया 1648, टेरिटरी जो सेवरन थी वो बर्थ हुई थी स्टेट का, वार मेड स्टेट एंड स्टेट मेड वार। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी में आप देख सकते हैं वर्जियस टूल करते थे, उसको माइकल मनसे आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री, पॉलिटिकल। और ट्रिक्स में हमने ऊपर कर लिया है, तेली मारा मन वेस्ट मान गया। तो आप कोई भी जो पढ़ते हैं तो उसको अपने हिसाब से ट्रिक्स याद करें, बिना ट्रिक्स के आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस नहीं याद होगी। ये अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या आपने 3-4 नेट के अटेम्प्ट दे दिए हैं तो आपको फिर भी नहीं हो रहा है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, सब बच्चे बोलते हैं कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो आप इधर से पढ़ें, लेकिन क्या करें ट्रिक्स अपने शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट कर दें, ट्रिक्स बना दें कि जैसे आपको वन लाइनर नोट्स होते हैं ना, वन लाइनर नोट्स में क्या चीज़ होती है? वन लाइनर नोट्स में यही चीज़ होती है कि आप ये चीज़ कर रहे, टेली मार्स मन वेस्ट में गया। तो इसमें ये चीज़ आप देखें, आपको आराम से ये चीज़ याद रहेगी। नेक्स्ट जो हमारा होता है सबसे पहला होता है कि हम इसकी की फीचर देखें, स्टेट कहते हैं। स्टेट एज ए एक्सरसाइज लेगिमिटेशन, स्टेट जो होती है, स्टेट जो लोग को मान लेती है और सही लीगल अथॉरिटी के रूप में आए। स्टेट एक फैसला सोसाइटी के सभी लोगों का लाजमी होता है, माना जाता है, सोसाइटी का लॉन्ग टर्म फायदा ध्यान में रखना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं स्टेट का क्या बेनिफिट है, स्टेट चाहती क्या है?
स्टेट का यही होता है कि क्या है, लोगों की भलाई हो, लोगों के ऊपर काम हो, जो भी स्टेट बोलेगी उसके ऊपर वो जो होंगे लोग होंगे उसको मानेंगे, उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। स्टेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और डोमिनेशन, कभी कभी स्टेट अपना पावर दिखाने के लिए फोर्स या दबाव का भी यूज करती है। मैक्स वेबर कहते हैं कि सिर्फ स्टेट पास ही लीगल जोर जबरदस्ती से दिखाई जाती है होती है। एग्जाम्पल पुलिस आर्मी ओनली कैन यूज फोर्स लीगली, जैसे पुलिस या आर्मी इनका सिर्फ स्टेट लीगल वे में कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि स्टेट क्या होती है, मतलब ये कह रहे हैं कि डोमिनेशन भी मतलब कभी कभार जो है स्टेट दिखा देते, जैसे प्रोटेस्ट होती है या फिर उसके बाद कुछ ऐसा हंगामा हो जाता है तो स्टेट को क्या होती है पावरफुल यूज करती है। जैसे रिसेंटली कुछ अभी अटैक हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वार में हुआ था, तो वार को क्या हो गया था, तो आप देखेंगे मिलिट्री जो भी था फोर्स थी या पुलिस थी या कुछ और डिपार्टमेंट थे, तो वो एक्टिव हो गए थे, उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था जो भी वार के रिलेटेड जो भी था उनको, तो उन्होंने कर दिया। तो ये कह रहे थे कि स्टेट जो होती है वो सोसाइटी के भले के लिए वो अपने स्टेट के ऊपर दबाव भी डाल सकती है, लोगों के ऊपर दबाव भी डाल सकती है, ठीक है। तो उसके बाद स्टेट एज ए टेरिटरी एसोसिएशन, स्टेट एक डिफाइंड एरिया होता है, मतलब एक हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ लिया है कि स्टेट जो होती है ना उसके लिए परमानेंट टेरिटरी होती है, एक परमानेंट जगह होती है जहाँ पे लोग फिक्स रहें, जहाँ पे पॉपुलेशन होनी चाहिए, जहाँ पे गवर्नमेंट का रूल होना चाहिए। इस एरिया में रहने वाले लोग चाहे वो नागरिक हो या ना हो स्टेट के अंदर आते हैं। और इसमें ये कहता था कि जो बंदा बॉर्डर के एरिया में रहता है चाहे जहाँ भी रहे लेकिन वो इंडिया का नागरिक है या किसी भी उस कंट्री का नागरिक होगा। जैसे देखिए इंडिया में जैसे देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कितनी स्टेट्स हैं कितने हैं, तो उसमें ये देखेंगे कि हर जो बंदा इंडिया के बॉर्डर के साथ जुड़ता है तो वो क्या कि इंडिया का पार्ट हो जाता है, ठीक। अगर इसकी फीचर की बात करें तो हमने कर दिया, लेगिटिमेशन हो गया कि कैसे एक चीज़ के ऊपर बैठ का स्टेट डोमिनेशन भी दिखाती है, टेरिटरी भी होनी एसोसिएशन हो जाती है। उसके बाद स्टेट जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट करती है, जैसे हमने लॉक होप्स रूसो, आप जो मेरा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का मैंने ये क्लास ली है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, हमने होप्स लॉक और रूसो की पढ़ी है। आप ये क्लास जाके देख सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें ये कहा गया था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसे होप्स ने लॉक्स ने और रूसो ने एग्रीमेंट दिया था कि पीपल्स के लिए पीपल को कैसे रहना चाहिए, पीपल के लिए गवर्नमेंट को कैसे फैसिलिटी देनी है, तो उसको इसलिए एक्सेप्ट किया था लोग मिलकर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करें जिसमें स्टेट बनी हुई एक्सेप्ट करे करती है कि कैसे उसको मेंटेन करें, कैसे उसको लोग क्या करें हैं ऑर्डर दें लॉ बनाएं और प्रोटेक्शन करें लोगों के। और उसके बाद हम देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। स्टेट और गवर्नमेंट का क्या होता है, स्टेट जो होती है वो परमानेंट है जबकि गवर्नमेंट बदलती रहती है इलेक्शन के बाद। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, स्टेट जो होती है वो परमानेंट होती है, जैसे कंट्री जो होती है इंडिया है वो परमानेंट है, उसमें ये हम चेंजिंग नहीं कर सकते। और जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट जो होती है चेंजिंग आ सकती है, कभी बीजेपी आ सकती है, कभी कांग्रेस आ सकती है, कभी कोई भी आ सकती है, इलेक्शन के थ्रू जो जीतेगा, जो मेजोरिटी जिसकी होगी तो वो जीत जाएगा, तो उसकी जो गवर्नमेंट हो जाएगी। स्टेट एक बॉडी है और गवर्नमेंट उसका दिमाग जो चलाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं स्टेट जो होती है वो बॉडी पूरी बॉडी का काम करती है और जो गवर्नमेंट होती है वो दिमाग होता है जो चलाता है उसको कैसे यूज करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, स्टेट पब्लिक सर्विस और इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करती है। सिविल सोसाइटी में वो लोग और ग्रुप आते हैं जो स्टेट के बाहर होते हैं, जैसे एनजीओ, मीडिया, फैमिली। स्टेट क्या होती है, स्टेट जो होती है पब्लिक सर्विस देती है, इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करती है। और सिविल सोसाइटी क्या होती है कि वो लोगों के ऊपर काम करती है, ग्रुप्स वगैरह बना के एनजीओ मीडिया फैमिली करके, जिससे क्या होगा कि सोसाइटी और दोनों का भला हो। और हम इसको बैलेंस कैसे करते हैं, दोनों के बीच में बैलेंस होना जरूरी है ताकि डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग है। अगर इन दोनों के बीच में स्टेट और सोसाइटी सिविल सोसाइटी के बीच में अगर बराबरी आ गई तो दोनों का जरूरी हो गया, बैलेंस आ गया, तो क्या हो गया स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। अगर इनके दोनों में इख्तलाफ आ गए या कुछ प्रॉब्लम आ गई तो ये जो हो गए तो सोसाइटी जो है वो दोनों अच्छे से डेमोक्रेसी के थ्रू काम नहीं करेंगे। अगर हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की तो हम उसमें हम ये कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज के टाइम पे पहली जैसे इंडिपेंडेंस नहीं है, इंटरनेशनल लाइक यूएन, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ इफेक्ट डिसीजन, यूएन, डब्ल्यूटीओ, एमएफ जैसे ग्लोबलाइजेशन आप ये देख सकते हैं 1991 में जब इंडिया ने मतलब
ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट किया था, उसके बाद जो था कि ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, जिसमें मतलब इंडिया जो थी वो बाहर की कंट्री के साथ ट्रेड कर सकती थी, प्राइवेटलाइजेशन आ गई थी, ग्लोबलाइजेशन आ गई थी, जिससे क्या हो गया कि बाहर की कंट्री प्राइवेट जो कंपनी थी वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती थी। नरसिम्हा राव की सरकार में ये जो था वो ग्लोबलाइजेशन एलपीजी का वो स्टार्ट हुआ था। तो इसमें आप ये देख सकते हैं पोस्टर में सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन स्टेट और गवर्नमेंट का होना चाहिए, स्टेट और सिविल सोसाइटी का होना चाहिए, और फिर उसके बाद स्टेट ग्लोबलाइजेशन आज के टाइम पे होना चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कैपिटलिस्ट स्टेट है। कैपिटलिस्ट स्टेट के लिए कोई भी फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि इसका क्या है। डिफरेंट बहुत से थिंकर्स ने डिफरेंट व्यू ऑफ पॉइंट दिए हैं स्टेट का। सभी एक जैसे डिफाइन नहीं करते, हर ट्रेडिशन को अपने व्यू ऑफ पॉइंट रखते हैं। अगर हम मार्क्सिस्ट थ्योरी की बात करें तो मार्क्सिस्ट बिलीव करते थे रिफ्लेक्ट ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जो वो किसके बाद इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते थे, और उसके बाद द स्टेट इज अ पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर कंट्रोल बाय इकोनॉमिक बेस कैपिटलिस्ट, और उसके बाद द एग्जीक्यूटिव ऑफ मॉडर्न स्टेट्स बट कंप्लीटेड कमेटी फॉर मैनेजिंग कॉमन अफेयर पर यूएस मार्क्स। तो आप ये देख सकते हैं जो मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉइंट में ये कहा गया था। सबसे पहले हमें अगर हमें बात करें तो उसमें क्या था, ऑपरेशन ऑपरेशन क्या था, मतलब उसमें ये था इकोनॉमिक्स की बात कर रहा था। जो भी हम देख सकते हैं कार्ल मार्क्स की थ्योरी, जो भी उसके अलावा जो थिंकर्स हैं तो वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो सुपर स्ट्रक्चर की बात करें, इकोनॉमिक्स बेसिक क्लास स्ट्रगल्स, उसके बाद प्रोलेटारिएट ब्रजियर्स, मतलब इसके बीच में डिफरेंस कर रहे थे, मिडिल क्लास के बारे में बोल रहे थे, वर्कर्स के बारे में बोल रहे थे। वो सिंपली हम बोल सकते हैं वो किसके ऊपर बात कर रहे थे, कैपिटलिस्ट के ऊपर बात कर रहे थे। वो एज अ मतलब ये का बात कर इकोनॉमिक्स के ऊपर बात कर, सोर्स के ऊपर बात कर रहे थे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। जो नेक्स्ट जो हमारे फीचर आप देख सकते हैं उसमें ये देख सकते हैं स्टेट एज अ सप्लायर ऑफ पब्लिक गुड्स। स्टेट बेसिक पब्लिक सर्विस देता है, प्राइवेट कंपनीज नहीं दे सकती। एडम स्मिथ मानते हैं कि स्टेट कुछ सर्विस देना चाहिए। स्टेट एज ए रेगुलेटिव फैकल्टी, उसमें आप देख सकते हैं स्टेट कैसे स्टेट मार्केट रूल बनाती है और फॉलो भी करवाती है। जहाँ मार्केट फेल होती है वहाँ स्टेट स्टेप लेती है। लोग कहते थे कि प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करना स्टेट का रोल है। तो आप ये कह सकते हैं कि स्टेट जो है एक कैसे रेगुलेटर फैकल्टी का काम करती है, कि वो कहते थे कि स्टेट जो है वो सभी काम करती है। स्टेट जैसे जहाँ मार्केट फेल हो सकती है, जहाँ वहाँ स्टेट स्टेप लेती है कि उसको कैसे ठीक करना है। और लोग ये कहते थे कि गवर्नमेंट का काम ये है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो क्या करे, प्रोटेक्ट करे। नेक्स्ट जो था वो स्टेट एज अ सोशल इंजीनियर था। उसमें ये कह सकते हैं स्टेट लोगों की हेल्प के लिए एजुकेशन, हेल्थ और स्कीम चलाती थी। उसका कहते थे कि इकोनॉमिक्स कंट्रोल करना चाहिए फॉर बैलेंस। और हम कैन कैन जो सपोर्ट कर रहे थे वो किसकी बात करें, स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे। और उसके बाद स्टेट ऐसा अर्बिटेरियस एम्पायर्स, उसमें ये कह सकते हैं बैलेंस इंटरेस्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एम्प्लॉयर्स एंड लेबर्स। मतलब ये कह रहे थे कि बैलेंस होना चाहिए स्टेट, जैसे हम लोग बात कर रहे थे स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद हमने नेक्स्ट बात की थी कि स्टेट और सिविल सोसाइटी में बैलेंस होना चाहिए। और यहाँ पे बोल रहे थे कि एम्प्लॉयर और लेबर के बीच में भी जो होना चाहिए बैलेंस होना चाहिए। इससे क्या होगा, कैसे दोनों चीज़ें बेनिफिट रहेंगे। मजदूर का राइट है प्रोटेक्ट करना। उसके बाद रॉबर्ट जो डाल थे उन्हें न्यूट्रल एम्पायर से थे प्लूरिस्ट व्यू ऑफ थ्योरी, जिसमें स्टेट सबकी सुनती है, बेस ब्यास नहीं। तो आप ये देख सकते हैं जैसे रॉबर्ट डाल की आप बुक्स वगैरह देख सकते हैं। जब नेक्स्ट हम जब जाएंगे ना जिस टॉपिक के हिसाब से हम चलेंगे तो उस हिसाब को हम अच्छे से बोलेंगे। आप इसके रॉबर्ट डाल का देख सकते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में, और उनकी प्लूरिस्ट थ्योरी है जिसमें उनका क्या कहना था कि स्टेट सबकी सुने, मतलब बिना किसी की रुकावट के, बिना किसी के ऊपर के करे कि ये बियस्ड है, ये नहीं है, मतलब उसके ऊपर बिना किसी के अच्छे सबकी सुने। तो जो मिनिमम स्टेट था नाइट वॉचमैन, इसमें ये कहा गया था कि वेरी लिमिटेड रोल होना चाहिए, लॉ ऑर्डर प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ओनली। बस बेसिक्स काम कानून होना चाहिए, प्रॉपर्टी को कैसे प्रोटेक्ट करना है, बाकी सब मार्केट संभाले, स्टेट इंटरफेस न करे। रॉबर्ट नॉजिक सपोर्ट द आइडियाज, नॉजिक ने कहा था नाइट वॉचमैन स्टेट होना चाहिए। तो आप ये देखें हमने 5 पढ़े हैं, तो आप उसमें देखें मैंने कोशिश की है कि एक थिंकर्स को मैं उसको अच्छे से आपको बता सकूं। जैसे हमने रॉबर्ट डॉल का बोल दिया, रॉबर्ट नॉस्की का बोल दिया, कार्ल मार्क्स के ऊपर बोल दिया था, काइंस का बोल दिया था, लॉक का बोल दिया। तो आप ये देख सकते हैं नाइट वॉचमैन किसने कहा, तो आप ये कह सकते हैं रॉबर्ट नॉस्की ने कहा था। और रिसेंटली जो एग्जाम आया था 2024 2025 का 6 जनवरी को जो हुआ था, उसमें देखेंगे रॉबर्ट नॉस्की के ऊपर क्वेश्चन आया था।
तो मैं ऐसे नहीं क्वेश्चन मतलब ऐसे टॉपिक डाल रहा हूँ कि जो आपको नहीं आते, मैं ऐसे कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डाल रहा हूँ जिससे आपको उस चीज़ की समझ आए। तो आप इसकी शॉर्ट ट्रिक्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इसकी शॉर्ट ट्रिक्स याद कर लें। सुपीरियर हो गया, पब्लिक ग्रुप, रेगुलेटर हो गया, मार्केट लॉ, प्रॉपर्टी, सोशल इंजीनियर हो गया, वेलफेयर, ह्यूमन गुड्स, एवरेटाइज, बैलेंस बिटवीन कैपिटल लेबर्स, और उसे मिनिमलिस्टिक हो गया, लिमिटेड रोल्स। और इसमें आप कोड्स ये याद रख सकते हैं, सर फ्रॉम द कैपिटलिस्ट रिव्यू, इमेज करें, सर सेम एज अ कैपिटलिस्ट रेफरेंस हु अप्लाई रेगुलेट हेल्प सोसाइटी बैलेंस इंटरेस्ट बट डज नॉट इंटरफेयर टू मच। और सिक्स की हम बात करें, स्टेट और आइडियोलॉजी की बात करें, स्टेट के ऊपर जो होना चाहिए विश्वास होना चाहिए, आइडियोलॉजी आइडिया दे और उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए, टैलेंट की जो है अच्छे से काम करे। और इसमें जो रिच और पुअर का जो भी गैप्स हो उसको नॉर्मल दिखाए, उसको अच्छे से काम करे। उसके बाद हम ग्रामसी की बात करें तो ग्रामसी की जो आइडियोलॉजिकल हेजेमनी है, तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि रूलिंग क्लास को कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या कॉमन सेंस और कल्चर। ग्रामसी कहते थे कि रूलिंग क्लास लोगों के दिमाग पर रूल करती है, सिर्फ इकोनॉमी पे नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि ग्रामसी क्या कर रहे थे, जो भी रूलिंग क्लास होती है वो दिमाग पर रूल करती है, सिर्फ इकोनॉमी पर नहीं। आप देखें रिसेंटली जो भी गवर्नमेंट आ रही है तो वो क्या कर रही है, हमारे दिमाग के ऊपर ही तो खेल रही है। कुछ ऐसा बयान दे दिया, कुछ ऐसी बातें कर दी जिससे क्या हो गया कि लोगों के बीच में इख्तिलाफ आ गया। जैसे इंडिया में कॉमन चीज़ हो गई है कि रिलीजन के ऊपर बात करना, जैसे हिंदू मुस्लिम हो गया, उसके बाद कोई और माइनॉरिटी की बुक कास्ट के ऊपर बोल दिया या रिलीजन के ऊपर बोल दिया, तो इसके ऊपर जो है इंडिया की जो गवर्नमेंट वगैरह चलती है। तो रिसेंट यही ग्रमसी बोल रहे थे कि जो भी क्लास स्ट्रगल है, जो भी रूलिंग क्लास होती है, रूलिंग गवर्नमेंट होती है, वो सिर्फ इकोनॉमी के लिए नहीं, दिमाग से खेलती है, दिमाग से चलाती है कि कैसे रूल को हम करें, कैसे इसके ऊपर काम करें। तो हम नेक्स्ट जो देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन में एक बात ये है कि आज के टाइम पे जो भी अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो लोअर टैक्स एंड लेबर के लिए होती है। उसके बाद इस वजह से कभी कभी स्टेट लोगों के वेलफेयर को इग्नोर करता है। जैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि जो भी आज के टाइम पे जो इकोनॉमी होती है, जो भी होता है वो इन्वेस्टमेंट एलपीजी के थ्रू जो था इंडिया में जो था ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी। तो उसमें ये देख सकते थे कि जो प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेट जो थी वो क्या कर रहे थे, इंडिया में आके अपना बिजनेस कर रहे थे। और इसी की वजह से जो था कि जो स्टेट में जो था वेलफेयर करना स्टार्ट हो गया था। अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट में रेस टू द बॉटम वेयर स्टेट रेगुलेशंस, कैपिटल स्टेट कम रूल्स वाले स्टेट बनाती है, चाहे वो रेस, ताकि कंपनी आए। तो इसमें ये कह रहे थे कि कोई भी कंपनी थी, कोई भी स्टेट क्या कह रहे थे, वो ये कह रही थी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। जैसे देखो इंडिया में कितनी जो थी फैक्ट्री वगैरह लगी हैं, तो उसमें क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टर बाहर की कंट्रीज आके, बाहर के लोग आके इंडिया में अपना इन्वेस्ट करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। तो एलपीजी का मेन मतलब ये था कि इंडिया के ऊपर कैसे हम अपना इन्वेस्ट करें। फिर उसके बाद राइस ऑफ कॉर्पोरेट स्टेट के बिजनेस को कैसे बनाए, कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए। कभी कभी स्टेट क्या करती थी, सिर्फ अपने फायदे बनाने के लिए जो थे कि लोगों को इग्नोर करके अपना जो बेनिफिट के लिए वो क्या करते बिजनेस करना स्टार्ट करे, जहाँ गवर्नमेंट और बिजनेस एक दूसरे के बाई बाई बन जाते थे। ठीक है, बिजनेस में जैसे देखें कि आज के टाइम पे देखें क्या हो रहा है, बिजनेसमैन हो गए या फिर हो गए गवर्नमेंट हो गई, वो अपना काम करना स्टार्ट हो गई, चाहे वो लोगों को इग्नोर कर दे, लोगों की बातें को इग्नोर करके अपने बिजनेस करना स्टार्ट करे। और लास्ट ये देखें क्राइसिस मैनेजमेंट रोल्स आगे, इसमें जो था कि क्या कैसे रोल होते हैं। डिजिटल कैपिटलिज्म, स्टेट कंट्रोल की बात करें, आज के स्टेट में रोल्स दो, डाटा प्राइवेसी, जो टेक्निकल कंपनी वगैरह थी उसके ऊपर बात करें, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे उसके ऊपर काम किया जाता है। तो एडिशन पॉइंट की हम बात करें, स्टेट और आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, राइज ऑफ कॉर्पोरेट की बात है, क्राइसिस मैनेजमेंट की बात है, डिजिटल कैपिटल इकोनॉमिक्स की बात करें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या होगा, सोशल क्लास, क्लासिस्ट, मार्क्सिस्ट एंड न्यू मार्क्सिस्ट व्यू, हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें क्लासिकल मार्क्सिज्म व्यू में देख सकते हैं, थिंग्स हियर स्टेट इज द ब्रजियस रिमोट कंट्रोल अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स एंड एंगल्स, the state is an instrument of class tools. It does not serve interest but only graduates the capitalist class. The economics based relation protection determines the political superstructure, state law, ideology as per communist manifesto. तो इसमें ये कह सकते हैं कि मार्क्स बोलते थे स्टेट कोई न्यूट्रल चीज नहीं है, ये तो एक ब्रजियस का रिमोट कंट्रोल है, जिसका काम है उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। जो पैसा बनता था इकोनॉमिक बेस पर वही रूल बनाते थे, सुपर स्ट्रक्चर जैसे बड़े बिजनेसमैन लाभ बनवाते थे उनके फेवर में। सोशलिज्म मैन सोशलिज्म में स्टेट एक टेम्परेरी डंडा है प्रोलिटरेट के हाथ में, ताकि वो बुर्जुआ को दबा सके। आखिरी गोल एक ऐसी दुनिया जहां ना स्टेट हो ना क्लास हो, सिर्फ इक्वालिटी हो।
तो आप ये देख सकते हैं, मतलब ये कह रहे थे कि मार्क्स का क्या था, मार्क्स यही बोलता था ना कि स्टेट के न्यूट्रल होना चाहिए, जिसमें कोई जो ब्रिजिया रिमोट कंट्रोल कर रही थी उसके ऊपर क्या करना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए, लोग वो क्या करें, इक्वलिटी होनी चाहिए, जहाँ पे इकोनॉमी की बात हो रही है, सुपर स्ट्रक्चर की बात हो रही है, उसको ऊपर ठीक करके करना चाहिए। जो एक उनका एक आखिरी गोल था, मतलब एक उनका यही था कि क्या होनी चाहिए, सारी दुनिया एक ऐसी दुनिया होनी चाहिए जहाँ पे ना क्लास हो, ना स्ट्रगल हो, ना इक्वल, मतलब इक्वलिटी हो, सिर्फ इक्वलिटी हो, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें ये देखें, सोचो एक स्कूल में प्रिंसिपल सिर्फ रिच बच्चों को फेवर में रूल्स बनाता है, पुअर स्टूडेंट्स की कंप्लेंट को इग्नोर करता है, यही कैपिटल स्टेट। लेकिन जब पुअर स्टूडेंट मिलकर स्कूल संभालते हैं तो रूल सबके लिए फेयर बनता है, और जब इक्वल हो जाते हैं तो प्रिंसिपल की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आप ये देखें कि इन्होंने एग्जाम्पल में ये मैंने ये आपको बताने की कोशिश की है कि एक देखेंगे, एक प्रिंसिपल है वो क्या कर रहा है कि एक अमीर बच्चे को या क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, उसके ऊपर फेवर की बात करे, और जो गरीब बच्चे हैं उनके ऊपर क्या बात नहीं कर रहा है। तो जब ये देखा जाए कि जब एक गरीब बच्चा जो है वो एक प्रिंसिपल बन जाए या एक स्कूल को संभाले, तो क्या होगा कि वो गरीब बच्चों की भी बात सुनेगा और अमीर बच्चों की। तो और जब ये इक्वलिटी स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होगा कि प्रिंसिपल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ये जो समझ आ गया होगा कि जो इनकी थ्योरी, जो क्लासिकल मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या थी, कि इसमें किस चीज़ की बात कर रहा है। न्यू मार्क्सिस्ट थ्योरी में आप देख सकते हैं कि थिंक स्मार्ट नॉट जस्ट अ पपलेट। तो इसमें ये कह सकते थे कि न्यू मार्क्सिस्ट आर्ग्यू कर रहे थे किसके ऊपर, स्टेट रिलेटिव ऑटोनॉमी, मीनिंग्स इट इज नॉट कंप्लीटली कंट्रोल बाय कैपिटलिस्ट बट स्टिल रिटन विद द कैपिटलिस्ट सिस्टम। और उसके बाद आप ग्रामसी की बात कर सकते थे, ग्रामसी ये कहते थे ना कि कंट्रोल कैसे करना चाहिए, विनी कॉन्सेस्ट करना, जिसमें कल्चर, एजुकेशन, मीडिया, सॉफ्ट पावर का यूज होना चाहिए, पीपल एग्री करना चाहिए, एक्सप्लोटेशन होनी चाहिए जिससे विदाउट रियलाइजेशन। और उसके बाद ये देख सकते हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि न्यू मार्क्सिज्म एक स्टेट के पॉपुलेट नहीं है, लेकिन सिस्टम का पार्ट है, और वो कैपिटलिस्ट को चलाए रखने में हेल्प करता है। ग्रामसी बोलते थे लोग जब खुद से मान जाते हैं कि सिस्टम सही है तो डंडा दिखाने की जरूरत ही नहीं है। और प्लट्स बोलते थे कि स्टेट एक ऐसा स्ट्रक्चर का हिस्सा है जो बार बार कैपिटलिज्म और रिप्रोड्यूस करता है, चाहे वो किसी स्पेसिफिक कैपिटलिस्ट का दोस्त हो या ना हो। तो आप ये कह सकते हैं कि ग्रामसी हो या पोल्टजाज जो हैं वो कहते थे कि स्टेट एक ऐसा हिस्सा होना चाहिए जो बार बार जो है कैपिटलिज्म को रिप्रोड्यूस करे, चाहे वो स्पेसिफिक कैपिटलिस्ट दो का दोस्त हो या ना हो, मतलब वो हर किसी के साथ जो होना चाहिए सेम इक्वल ट्रीट होना चाहिए, सबके साथ ठीक होना चाहिए। आप एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें ये देख सकते हैं, देखें आपको ऊपर वाला समझ ना आए तो कोई बात नहीं, अपनी ये जो एग्जाम्पल है ना, तो आप इसको ये देख सकते हैं कि मेन मकसद हमारा ये है ना कि हमें कंसेप्ट पता चलना चाहिए, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट हमें एग्जाम्पल से पता चलेगा कि हाँ ये बात हो रही है। जैसे ग्राम्सी है तो वो किसकी बात है, हेजमानी की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये आप कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो सोचो एक मोहल्ले है जहाँ नेता लोगों को डायरेक्टली गुंडागर्दी नहीं करता, पर सिस्टम ऐसा है कि लोग खुद सोचते हैं कि ऐसा ही होता है, हम कुछ नहीं कर सकते, टीवी, स्कूल, रिलीजन सब दिखाता है कि यही सही है, तो कंट्रोल होता है बिना दिखाए। तो एक देखे ना, ये कह रहे हैं कि एक नेता है वो क्या करता है, गुंडागर्दी वगैरह कुछ नहीं करता है, पर सिस्टम ऐसा है कि लोग खुद सोचते हैं, जैसे देखें कुछ पॉलिटिकल हो गए या कुछ ऐसे होते हैं कि हम खुद से बातें अपनी अज्यूम कर देते हैं, मान लेते हैं कि यही चीज़ है। तो इन्होंने एग्जांपल बताई, एक ऐसा लीडर है जो गुंडागर्दी नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे उसके जो फ्रेंड सर्कल है या कुछ ऐसे उसकी बातें, तो वो उससे हम जज करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये जो होगा वो भी ऐसे ही होगा। जैसे हम देखें टीवी, स्कूल, रिलीजन में सब दिखाते हैं कि ये सही है, तो कंट्रोल करना करना कंट्रोल होता है कि बिना दिखाए, कि मतलब स्कूल रिलीजन में बताया जाता है कि आपको किसकी तरह बनना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो उससे क्या हो जाता है, हमारे पे इम्पैक्ट हो, जैसे हम जो थे, जैसे अभी अटैक हुआ था, जैसे इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इंडिया की मीडिया ने, जैसे हम जो लोग हैं वो क्या किस पे डिपेंड थे, सोशल मीडिया पे नहीं, मीडिया पे डिपेंड थे। तो मीडिया ने क्या रोल अदा किया, एक नेगेटिव रोल अदा किया, जिससे क्या हो गया कि हमें उन चीज़ों के ऊपर विश्वास करना स्टार्ट हो गया था कि कैसे करना। फिर लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, सोशल मीडिया पे देखना स्टार्ट कर दिया कि हाँ चीज़ ये सही है। तो यही चीज़ कह रहे हैं कि जब हम जैसा देखेंगे वो होगा ना, तो ये है ना, हम किसी के ऊपर गलत इम्पेक्शन वगैरह या कुछ ऐसा चीज करना स्टार्ट कर देंगे तो वो चीज गलत है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक ऐसा पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए कि हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, अगर जो सही है उसको सही, जो गलत है उसको गलत करने की हिम्मत होनी चाहिए।
अगर हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं, जो पुरानी मार्क्स स्टेट थी वो रिमोट कंट्रोल ऑफ रीच, नई मार्क्स स्टेट थी वो स्मार्ट सिस्टम का पार्ट थी। तो आप ये कह सकते हैं हमने जो क्लासिकल और न्यू मार्क्सिज्म में क्या डिफरेंस क्या था। जो क्लासिकल थी वो क्या थी, वो पुरानी मतलब मतलब क्लासिकल हो गया ना कि किसी के पुराने से ट्रेडिशन से मतलब बिलोंग करता है, तो आप ये कह सकते हैं वो रिमोट कंट्रोल थी किसके साथ, रीच के साथ। और जो नई मार्क्सिज्म थी वो सिस्टम के साथ थी। तो हमें नीचे इसका आप कर दिया, तो आप ये देख सकते हैं कि जो क्लासिकल न्यू मार्क्सिज्म में जो क्लासिकल थी, इसमें जो ब्रजियस मस्ट इंटर थे, इसमें जो थिंकर थे वो मार्क्स थे, ईगल से क्रिटिकल कमेटी वेदर स्टेट अमीरों की रिमोट कंट्रोल खत्म होने वाला है। तो रिलेटिव जो थे वो न्यू मार्क्सिज्म में रिलेटिव एक ऑटोनॉमी से रिप्रोड्यूस कैपिटल सिस्टम, ग्रामसी हजमनी प्रोटेस्ट स्ट्रक्चर मेलन स्टेट पॉपुलेट नहीं पर सिस्टम में फंसा है। तो आप इसमें जो शॉर्ट ट्रिक्स है रिमोट वर्सेस रोबोट, ये सही है ना। ये ऐसी कितनी अच्छी हो गई। रिमोट हो गई कि हम किसी को, जैसे हम टीवी यूज करते हैं या कुछ करते हैं तो वो हम रिमोट से करते हैं। और आज के टाइम में थे कि रोबोट वगैरह हो गया तो हम उससे भी, आप के आज के टाइम में देखे वो काम वगैरह करा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो जो रिमोट का मैंने जो शॉर्ट ट्रिक्स की है, आर फॉर हो गया रूल फॉर ब्रजियस, ई फॉर इकोनॉमिक्स, एम फॉर मार्क्सिज्म मेन आइडियाज, ऑपरेशन, टी फॉर टेम्परेरी। तो आप इसमें ये देख सकते हैं। जो इंग्लिश में हम अगर समझें, अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, तो उसमें ये कह सकते हैं क्लासिकल जो मार्क्सिज्म में जो स्टेट दो होती है वो एक रिमोट कंट्रोल होती है कि रीच के हाथ में होना चाहिए, जब सब इक्वल हो जाए तो रिमोट टूट जाता है। तो ये है ना कि अगर वो है ना कि अगर हम, जैसे हम घर में टीवी देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, एक बंदे के पास रिमोट रहेगा, जैसे सिस्टर हो गए या भाई हो गया, तो उसमें भाई बहन में क्या होता है कि अगर एक के पास रिमोट रहता है या पापा के पास या मम्मा के पास रहता है, तो हम सभी मतलब अच्छे से देखते हैं। जब भाई के पास चला गया वो क्रिकेट मैच देखना स्टार्ट कर देगा, बहन के चलेगा तो वो सीरियल वगैरह देखेगा। तो इससे क्या होगा, जो वो दोनों के बीच में लड़ाई होगी तो रिमोट जो टूट जाता है। तो क्लासिकल मार्क्सिज्म में ये कहा गया था कि जो मेन रोल अदा कर रहा था वो कौन कर रहा था, वो रिमोट कर रहा था। अगर रिमोट ना होता तो वो क्या चीज होती, वो चीज़ उस सोसाइटी जो टेम्परेरी वो खत्म हो जाती है। अगर हम रोबोट की बात करें तो उसमें क्या रिलेटिव ऑटोनॉमी से होना चाहिए, ऑपरेशन विद कैपिटलिस्ट होना चाहिए, बी फायर होना चाहिए, बुल्ड कॉन्सेस्ट होना चाहिए जिसमें हजमनी की बात हो रही है, ओरिएंटेड टू मेंटेन स्ट्रक्चर होना चाहिए, पोलिटराइज होना चाहिए, रूल्स फॉर इन्फ्लुएंस होना चाहिए, जो होना चाहिए नॉट डायरेक्ट। तो हम इसमें ये कह सकते हैं न्यू मार्क्सिज्म स्टेट में रोबोट का प्रोग्रामिंग कैपिटलिस्ट सिस्टम कभी कभार अपनी सोच के ऊपर दिखाता है। तो हम कॉम्बो लाइन में अगर बात करें, हम दोनों के साथ कवर करें, जो रिमोट की बात हो रही है वो क्लासिकल हो रही है, और जो पार्ट सिस्टम का बन गया है रोबोट हो गया, उसको न्यू मार्क्सिज्म कहा जाता है। तो ये मैंने लिख दिया, तो आप ये देख सकते हैं क्लासिकल मार्क्सिज्म आप रिमोट कह सकते हैं, न्यू मार्क्सिज्म को हम क्या कह सकते हैं, रोबोट कह सकते हैं। आई होप आपको ऐसे किसी ने समझाया नहीं होगा, फिर भी मैंने कोशिश किया कि रिमोट और रिमोट रोबोट आप एक वन लाइन में, वन वर्ड में समझ सकते हैं क्लासिकल में क्या है, न्यू मार्क्सिज्म में क्या है। अगर हम लेनिन की बात करें, लेनिन में इसलिए बार बार मैं मुझे याद आ जाता है क्योंकि रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था इसमें डेट ऑफ डेथ पूछी गई थी कि कब हुए थे, 1924 में जो हुई थी। तो उसमें लेनिन का व्यू ऑफ पॉइंट में था कि रेवोल्यूशन का रिमोट लेनिन के हाथ में था। लेनिन समझाते थे कि लेनिन कहते थे कि स्टेट तो अमीरों का डंडा है जो गरीबों को दबाते हैं, इसलिए रेवोल्यूशन के बाद प्रोलिटरेट या डंडा लेना होगा ताकि वो नए सिस्टम को एस्टेब्लिश कर सके। स्टेट के तुरंत नहीं जाता, पहले उसे सोशलिज्म बनाना और प्रोटेक्ट करने वाले लगाया जाते। मतलब ये देखें कि लेनिन ये कह रहे थे कि लेनिन बुल्ट का मतलब ये बना रहे थे कि जो मार्क्सिज्म ने जो रेवोल्यूशन एक्सेल बनाया था उसमें ये कहा गया था स्टेट जो है वो टूल जो बना रही थी, तो उसमें ये कहा था कि जो पॉलिटिक्स है उसको पहले, सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर स्टेट को हम तुरंत किया जाए तो उसमें ये करना चाहिए कि सोशलिज्म पहले करना चाहिए, उससे लोगों को जो कहना है सोशलिज्म सोशलाइज करना चाहिए, जिससे क्या होगा वो चीज़ सही होगी। जो उनका टेक्स्ट है वो आप ये देख सकते हैं, लेनिन स्टेट ऑफ रेवोल्यूशन, ये किस में बात की, स्टेट लेनिन स्टेट ऑफ रेवोल्यूशन में बात की थी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें ये देखें कि सोचो एक गली जहाँ गुंडा राज चल रहा है, पुलिस भी उनके हाथ में भी है, जब आम लोग मिलकर इनके हटाते तो खुद पुलिस कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो पुराने गुंडे वापस आ जाएंगे। तो आप ये देखें कि ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि एक गली है या एक ऐसे कुछ है जहाँ पे क्या कर रहे हैं कि
गुंडा राज चल रहा है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो पुलिस भी उनके हाथ में है। लेकिन जब लोग जो होंगे सभी मिल के उसके ऊपर काम करेंगे तो पुलिस को भी क्या होना चाहिए कि उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, तो जो अभी गुंडा राज होगा वो खत्म हो जाएगा। अगर लेनिन की बात करें तो लेनिन का रेवोल्यूशन के बाद स्टेट जरूरी है, बिना डंडा नए रास्ता नहीं बनेगा। तो आप ये कह रहे थे ना कि अगर कोई भी आपको काम करना है, तो आपको अगर कोई रेवोल्यूशन वगैरह करना है तो उससे स्टेट का होना जरूरी है, क्योंकि स्टेट नहीं होगी तो जो होगी गवर्नमेंट कैसे चलेगी, उसके बाद सोसाइटी को कैसे सोशलाइज किया। तो मेन जो था वो ये चीज होनी चाहिए, स्टेट का होना जरूरी है। अगर स्टेट गलत कर रही है तो उसमें क्या होना चाहिए कि स्टेट को भी हम जब लोग एक्शन करेंगे तो उसके बाद वो भी अच्छा अपना काम स्टार्ट कर देगी। उसके बाद हम देख सकते हैं कैपिटलिस्ट स्टेट वर्सेस सोशलिस्ट स्टेट। कैपिटलिस्ट स्टेट कौन सी है और सोशलिस्ट, इसमें हम ये कह सकते हैं प्राइवेट पब्लिक, प्रॉफिट वर्सेस पीपल्स। तो हम ये कह सकते हैं जो कैपिटलिस्ट स्टेट का ओरिजिन हुआ था वो 16th सेंचुरी में हुआ था, यूरोप में हुआ था, और सोशलिस्ट का 18th सेंचुरी फ्रांस में हुआ था। जो रोल अदा करती थी कैपिटलिस्ट में, मेंटेन डोमिनेंस ऑफ रिच, इंडिविजुअल राइट्सों के प्रिंसिपल, प्राइवेट ओनरशिप की बात करें, मार्केट इकोनॉमी की बात करें, इकॉन जो थी इनकम जो थी वो डिसाइडेड मार्केट थी, प्राइस जो था डिमांडेड एंड सप्लाई, और एफिशिएंसी थ्रू कंपटीशन, और टैक्सी जो थे वो लाइन लो इंडिविजुअल थे। अगर हम बात करें सोशलिस्ट की तो उसमें 18th सेंचुरी में आया था, और उसका ये था कि कोऑपरेट करें कोऑर्डिनेट कॉमन गुड्स की, और इसमें जो था प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, इक्वलिटी थी, और इसमें जो था सोशल ओनरशिप की प्लान की बात कर रहा था, प्लान इकोनॉमी की बात कर रहा था। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट बेस्ड ऑन नीड्स सेट बाय गवर्नमेंट, लेस कंपटीशन, लेस की बात हो रही थी। फिर उसके बाद हाई टू पब्लिक सर्विस। तो इसमें ये देख सकें जो कैपिटलिस्ट था वो प्राइवेट की बात कर रहा था, प्राइवेट ओनरशिप की बात कर रहा था, तो उसमें जो बेनिफिट था वो सिर्फ एक ओनरशिप की जेब में जा रहा था। और सोशलिस्ट में ये था कि वो स्टेट देख रहे थे कि जरूरत के हिसाब से वो चीज दी जाती थी, जहां ज्यादा जरूरत थी वहां पहले दिया जाता था। अगर हम बात करें तो उसमें ये कहा जाता था कैपिटलिस्ट स्टेट सब कुछ प्रॉफिट के लिए, रीच बनने के लिए, और सोशलिस्ट जो था वो सब कुछ के लिए, सब कुछ मतलब जो पीपल के लिए, मतलब सबका विकास वो सबका साथ में, जो अभी मोदी का बीजेपी का जो स्लोगन है। तो उसमें ये कह सकते हैं एग्जांपल जो थी, हम कह सकते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम में हॉस्पिटल्स में पैसा तो है इलाज मिलेगा, सोशलिस्ट सिस्टम में सबको इलाज मिलेगा चाहे पैसा हो या ना हो। ठीक है, ये आपको चीज समझ आ गई होगी कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट में क्या डिफरेंस है। अगर हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो शॉर्ट ट्रिक्स में आप देख सकते हैं जो पैसा लाए वही जाए जिएगा, और सोशलिस्ट में ये था कि सबको जीना आसान है। अगर हम पोस्ट कॉलोनियल की बात करें, आज़ादी के बाद भी अंग्रेजों की छाप, तो इसमें ये कह सकते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल जो कंट्री थी उसमें इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल्स, मोस्टली एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। उसमें जो था कॉलोनियल लीगल एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस की बात हो रही थी। इसमें जो था स्ट्रेट स्ट्रगल की बात हो रही थी, उसमें वीक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी, डिपेंडेंसी ऑन वेस्ट की बात हो रही थी, इंटरनल डिवीजन की बात हो रही थी, इसमें कास्ट, ट्राइब्स और रिलीजन की बात हो रही थी। अगर मेन देखें तो इसमें क्या चीज़ थी, इसमें ये जो थिंकर्स है, आप ये थिंकर्स देख सकते हैं, एडवर्ड सैड से ओरिएंटेशन से वेस्ट पोलिटियर्स एक्चुअली इन्फ्लुएंस से। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं जो मेन जो है वो कोलोनिज्म हार्म्स सोशलिज्म, जिसमें कैसे ओप्रेस किया जाता है, कैसे उस चीज़ के ऊपर काम किया जाता है। पोस्ट कॉलोनियल आज़ादी मिलकर मतलब सिस्टम का वही पुराना, सरकार चाहे खुद लेकिन रूल्स और सोच अभी भी कंट्रोल कॉलोनियल के हैंगओवर में है। आइडेंटिफाई ना पूरा इंडिया ना पूरा वेस्टर्न। ठीक है, तो उसमें ये कहते हैं जैसे कोई घर आज़ाद हो जाए तो फर्नीचर, पेंट्स और कल्चर भी अंग्रेजों का ही लगेगा, वही सिस्टम चलता है, बस मालिक बदलता है। तो इसमें ये कह सकते हैं पोस्ट कॉलोनियल में ये होता है कि आप सिर्फ कंट्री चेंज हुई है, बाकी जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भी कुछ है वो वेस्टर्न का है। जैसे आज के टाइम देखें यूट्यूब कौन सा है, वो भी वेस्टर्न का है, हर चीज़ जो है वेस्टर्न की, हम जो ड्रेस पहन रहे हैं वेस्टर्न के पहन रहे हैं। हम सिर्फ जो है वो क्या हुए हैं, सिर्फ नाम से आज़ाद हुए हैं, बाकी जो भी हमारी जो आज़ादी है वो अधूरी है। पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में ये क्या है, आज़ादी के बाद भी अंग्रेजों का शेडो चाहिए रहता है। जैसे रिसेंटली जो अटैक हुआ था, इंडिया पाकिस्तान की वार हुई थी, तो उसमें क्या था, इंडिया को और पाकिस्तान को कौन मतलब जो था हथियार वगैरह दे रहा था, वेस्टर्न ही तो दे रहे थे। तो इसमें ये था कि हम आज़ाद हुए हैं, हमारे पास जो सब कुछ है, लेकिन हम फिर भी फॉलो जो कर रहे हैं, हमारे जो भी माइंड सेट है वो
किसके ऊपर है, वो वेस्टर्न के ऊपर है। जैसे देखें हम इंग्लिश, किसकी वेस्टर्न की जो इंग्लिश है उसको मतलब अडॉप्ट करें, जो इंग्लिश अच्छे से बोल रहा है उसको हम बोलेंगे बहुत अच्छा है, जिसको वो चाहे वो हिंदी वाला जो अच्छे अच्छा पढ़ता हो लेकिन उसमें हमारा जो माइंड सेट है वो क्या है, वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा चला गया। तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं लेनिन का व्यू की हम बात करें तो उसमें रेवोल्यूशनरी मोड की बात कर रहे हैं, डंडा चीनो सिस्टम बनो। उसके बाद कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट प्राइवेट पब्लिक की बात कर रहा है, फिर उसके बाद पोस्ट कॉलोनिकल आज़ादी के बाद भी छाप। तो आई होप आपको ये तीन चीज़ें की जो समझ आ गई होगी कि लेनिन का व्यू पॉइंट क्या है, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट और पोस्ट कॉलोनिकल में क्या डिफरेंस है। तो उसके बाद मार्क्सिस्ट व्यू में सब ये देख सकते हैं, बॉस और फॉरेन मिलकर चलाते हैं देश का खेल। एग्जाम्पल जैसे इंडिया में कुछ बड़े बिजनेसमैन और फॉरेन कंपनी मिलकर पॉलिसी बनाते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम ये देख सकते हैं न्यू कॉलोनियलिज्म, जिसमें में नकमुरा ये नाम है, या प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत है तो आप अपने हिसाब से इस चीज़ को देख सकते हैं। तो इसमें ये कह सकते हैं कंट्रीज ग्रोथ कंट्रीज गोट पॉलिटिकल फ्रीडम बट नॉट इकोनॉमी इंडिपेंडेंस बट कंट्रोल थ्रू लोन्स एंड एड। तो ट्रिक्स आज़ादी मिली पर पैसा अभी अंग्रेजों के हाथ में, जैसे आईएमएफ लोन देने पर इंडिया का अपने पॉलिसी पर कंट्रोल कम करता है। जैसे देखें आईएमएफ हो गया तो वो क्या कहता है, सबसे पहले अगर आईएमएफ से अगर आप लोन लोगे तो उसमें ये चीज़ ऐड होती है कि जो उनकी जो डिमांड्स होती हैं उसमें ये होता है कि आप इस पे अच्छे से काम करें, जो हम बोलेंगे आपको वही चीज़ करनी पड़ेगी। तो आज के टाइम भी देखिए हमें कुछ भी अगर चाहिए होता है तो हम अंग्रेज़ों के हाथ में चले जाते हैं, जो भी पैसा इकोनॉमी है वो हम अंग्रेज़ों के हाथ में जाते हैं। जैसे अगर कोई हमें लोन्स वगैरह देता है या कुछ देता है, एज अ कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये चीज़ होती है कि आपको, जैसे इंडिया ने शायद रिसेंटली मुझे याद नहीं है, जब एक दो बार लोन लिया तो उसमें यही था ना कि इंडिया को ये बोला गया था कि आपका जो मतलब इंडिया का रुपीज़ है वो उसको डाउन कर देते हैं डॉलर से, तो उससे जो होता है डॉलर कम हो जाता है। जैसे रिसेंटली जो पाकिस्तान ने लोन लिया तो उसमें ये चीज़ होती है कि जो डॉलर्स होते हैं वो उसको हाई होते हैं, और उसके बाद और भी पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि इसमें आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से ऐड ऑन करना पड़ता है। तो ये चीज़ जो होती है ना आईएमएफ वगैरह, ये इकोनॉमिक्स में आता है कि इसको कैसे करना है। बाकी हम इतना ही याद कर सकते हैं, जो आईएमएफ है वो लोन देता है, इसमें सिंपली यही आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें ओवर डेवलप्ड स्टेट थ्योरी की बात करें तो उसमें ब्यूरोक्रेसी और आर्मी रूल्स की बात कर रहे हैं, जिसमें पोस्ट कॉलोनिकल कंट्रीज बिकॉज दे आर नो स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास, इसमें आप बात करते हैं ऑफिसर और फौज ही जो है असली मालिक है। जैसे हम देख सकते हैं कोई भी सोसाइटी है या कुछ भी है तो उसमें क्या होता है, ऑफिसर ही जो है फौज को कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पाकिस्तान जो कंट्री है तो उसमें जो है कि मिलिट्री रूल ज़्यादा होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट वगैरह जो होते हैं उसके ऊपर काम करते हैं। जैसे देखिए पाकिस्तान में जो है, हम एक फैक्ट्स की बात करें, पाकिस्तान में कोई भी जो गवर्नमेंट है वो 5 साल नहीं चलती है। अगर एक मतलब जो मतलब गवर्नमेंट होगी तो जो 3-4 साल चलेगी, जब नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आएगी जो पहली वाली जो प्राइम मिनिस्टर होगा, जो एक्स होगा, तो उसको वो जेल में डाल दिएगा कि ऐसे कानून के साथ ये होगा। मतलब इसमें ये कहना मेन ये था कि जो है जो भी काम आता है वो फौज का ही होता है, फौज जो जैसे बोलेगी वो वही होगी। नेक्स्ट जो था वो फ्रेंड्स फैनन की बात करें तो उसमें कोलोनाइज की बात करें, आज़ादी के लिए लड़ना ज़रूरी है सिर्फ बातें नहीं, मतलब हमें बातें, फ्रेंड्स फैनन कहते थे कि हमें लड़ना पड़ेगा आज़ादी के लिए, आज़ादी छीननी पड़ेगी, बातों से नहीं होगा। जैसे देखें देसी एग्जाम्पल की बात करें, आज़ादी लड़ाई में रेवोल्यूशन, जैसे 1857। अगर हम इंडिया की बात करें 1857 रिवॉल्ट जो हुआ था वो यही था ना कि पहले लोग क्या करते हैं, हमने ऐसे करना है, अंग्रेजों को ऐसे भगाना है, ऐसे करना है। तो उससे क्या हो गया कि 1857 में क्या हुआ था, जो रिवॉल्ट आया था उसमें ये चीज़ हुई थी कि कैसे हमने करना है, बातें से नहीं काम से क्या। अगर हम पत्थर चत्तर जी की बात करें तो उसमें जो था कि पोस्ट कॉलोनियल लीडर की बात करें, वेस्टर्न वे इट्स जस्ट फेस कॉपी, मतलब देसी लीडर भी अंग्रेजी स्टाइल में देश चलाते हैं, एग्जाम्पल इंडिया की डेमोक्रेसी से ब्रिटिश मॉडल से बनी है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें ये कह रहे थे कि जो भी देसी लीडर्स हैं या जो कुछ भी है, जैसे देखें कुछ भी होता है तो आज के टाइम पे इंग्लिश जो है इम्पॉर्टेंट है, बोली जाती है, कुछ कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम अंग्रेजों के मतलब जो भी उनकी बातें होती है उनको चलाया जाता है। जैसे इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो भी ब्रिटिश मॉडल से आई हुई है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो देखो कहाँ से है, हर कंट्री से मतलब उसने लिया हुआ है। कभी तो इंडिया का लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है ना, क्योंकि अपना जो होता है ना उसको इंसान क्या करता है कि शॉर्ट्स बनाता है, आराम से करता है, इसलिए इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है डिफरेंट कंट्री से लिया गया है, तो इसलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी बड़ा है। ये भी एक फैक्ट्स है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो उसमें अल्ची अल्ची की कुछ ऐसा नाम है, तो आप ये देखें अफ्रीकन स्टेट कंट्रोल और डेथ एक्सट्रीम की बात करें, जिसमें राजनीति में मौत का खेल भी होता है। एक देसी एग्जाम्पल का कुछ देशों में डिक्टेटर पावर से लोगों की जिंदगी कंट्रोल करता है। और उसके बाद एडवर्ड सैड की बात करें तो उसमें ये कहा था कि वेस्टर्न हमारी इमेज बिगाड़ कर दिखाता है,
देसी एग्जांपल, बॉलीवुड में इंडिया को अजीब कल्चर वाले दिखाया जाता है। जैसे देखिए इंडिया को बॉलीवुड या कुछ और होगे तो उसमें इंडिया को एज अ मतलब कम्युनिटी को अजीब कल्चर से दिखाया जाता है, तो ये एडवर्स हेड कहते थे। अगर नेक्स्ट की बात करें तो उसके ज्ञानटी सेविक जो थे उसमें ये कहते थे मर्जिनाइज पीपल जो थे वो वॉइस आर साइलेंस बाय पॉलिटिक पावरफुल लाइट, जो छोटे हैं उनकी बातें कोई नहीं सुनता, गाँव के आम लोग प्रॉब्लम शहर के का नेता नहीं सुनता। जैसे देखिए रिसेंटली ये देखें जो एग्जांपल है, तो आप एग्जांपल के ऊपर फोकस कर सकते हैं। वो ये कह रहे थे कि गाँव के लोग होते हैं, तो वो देहात के जो लोग होते हैं, विलेज के जो लोग होते हैं, तो जो एमएलए होता है, एमपी होता है, तो वो लोगों की बातें नहीं सुनता, वो सिर्फ बाहर बैठ के ना सिर्फ बातें करता है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो यही कह रहे थे कि जो सिप्विक थे उन्होंने ये कहा था कि गाँव के जो भी है कि वो जो है वो प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करते, जो मार्जिनाइज्ड होते हैं, जो मतलब शेड्यूल कास्ट या लो कास्ट के होते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम के ऊपर काम नहीं किया करते। जो नेक्स्ट था वो हेमी की बबला था, उसमें ये कहा थी कॉलोनाइज पीपल आइडेंटिफाई मिक्स कॉलोनिज्म एंड नेटिव कल्चर्स मेकिंग न्यू हाइब्रिड आइडेंटिफाई। मतलब ट्रिक्स में ये आप याद कर सकते हैं, थोड़ा अंग्रेजी थोड़ा देसी मिक्स बन गया है स्टाइल। देसी इंडिया में इंग्लिश और लोकल कल्चर में मिलाकर, जैसे बॉलीवुड सॉन्ग में ही होते हैं। ठीक है, मतलब जो चीज़ें मिक्स अप करके उस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। अगर हम समरी की बात करें तो उसमें ये मार्क्सिस्ट जो हुए थे वो किसके इकोनॉमिक्स की बात करता है, और न्यू कॉलोनिज्म में ये होता है कि आज़ादी मिली, पैसा जो है वो अंग्रेजों के हाथ में है। फिर ओवर डेवलप में ये कहा जाए थे कि ब्यूरोक्रेट जो हैं वो क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं, और मिडिल क्लास जो है वो ज़्यादा इसके ऊपर नुकसान होता है। और उसके बाद जो थे फैनन थे वो कहते हैं आज़ादी के लिए लड़ना ज़रूरी है, सिर्फ बातों का नहीं। और चटर्जी कहते थे देसी लीडर भी अंग्रेजी स्टाइल में बात करते हैं, राजनीति। उसके बाद माइमर से पॉलिटिकल कंट्रोल, लाइफ डेथ की बात करें जो अफ्रीका की बात है, और सैड जो थे वो कहते वेस्टर्न हमारी इमेज बिगाड़ता है। और उसके बाद स्पार्क में छोटे लोगों की बात नहीं सुनना, और जो बाबे थे वो क्या कहते थोड़ी अंग्रेजी थोड़ा मिक्सअप न्यू स्टाइल में। अगर हम वेलफेयर की बात करें तो वेलफेयर में ये कहा जाता है कि स्टेट जो प्राइवेट करती है सोशल सर्विस लाइक फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सब साइड्स एक्सीडेंट फॉर सिटीजन। ट्रिक्स में ये कह सकते हैं कि सरकार सबकी मदद करती है, सबको संविधान रख देती है। देसी एग्जांपल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, जहाँ सस्ता दाम मिलता है। और जो अगर मिल्स की बात करें तो उस मिल्स ने क्या कहा था, सिर्फ छोड़ दो नहीं, सरकार मदद भी करे। एग्जांपल गवर्नमेंट स्कीम जैसे निगरा वगैरह होगी, तो उसमें ये देखें जो गरीबों का काम कर रहे टीएच ग्रीन जो थे वो ये कह रहे थे कि आज़ादी सिर्फ छुटकारा नहीं अच्छे जीवन भी है। एग्जाम्पल फ्री एजुकेशन का मतलब का बता रहे हैं। और हॉब्स कोर्स का ये था कि सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, रिजर्वेशन पॉलिसी होगी। और वेलफेयर में आप देख सकते हैं जैसे रेजिडेंशियल मॉडल था उसमें कहा गया था कि हेल्प ओनली व्हेन फैमिली और मार्केट फेल, मतलब जब घर और बाजार फेल हो जाए तब सरकार मदद करे। देसी एग्जांपल यूएसए में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट सब काम ना मिले तो मिलती है। मतलब ये कह रहे थे कि जब कुछ ऐसा हो जाए कि जो मतलब फैमिली या कुछ ऐसा, भी रिसेंटली जो अटैक हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो उसमें जो थी अब जो है क्या कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, हर जो मतलब जिनकी डेथ हुई है या जिनका मकान डैमेज वगैरह तो उनको मनी दे रही है, पैसा दे रही है। तो उसमें ये कह रहे थे हेल्प तभी करो जब लोगों के पास पैसा ना हो, बाजार फेल हो जाए, कुछ ऐसा रिसेंटली अटैक हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, उससे क्या करना चाहिए, सरकार उनकी मदद करे। तो उसके बाद जो इंडस्ट्री अचीवमेंट की बात बोल रहे थे जैसे जर्मनी और हेल्थ में इंश्योरेंस जॉब देना। तो उसके बाद ग्लोबलाइजेशन की बात करना कि कैसे नए नेशन स्टेट दुनिया छोड़ हो गई है देश के फैसलों के, जैसे डब्ल्यूटीओ वगैरह हो गया। उसके बाद इकोनॉमी इम्पैक्ट की बात करें तो उसमें कहा गया था कि स्टेट लॉस कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एंड बिकम्स डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ट्रिक्स अपनी इकोनॉमी पे काबू कम सब पर निभाया जाता है। देसी एग्जांपल इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है पर उसे पॉलिसी भी फ़र्क पड़ता है। इम्पैक्ट देख सकते हैं कि कैसे इम्पैक्ट हो रहा है। फिर उसका इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन कल्चर इम्पैक्ट की बात कर रहा है। फिर उसके बाद रॉबर्ट कॉपर वर्ल्ड की बात करें जिसमें से कहा गया था कि जहां सरकार कमजोर कुछ बिगाड़ जाती है। देसी एग्जांपल अफगानिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें। उसके बाद मॉडर्न की बात कर रहा है तो उसमें ये देखते हैं सरकार मजबूत अपनी लड़ाई की बात करता है, ताकत की बात कर रहा है। देसी एग्जांपल इंडिया यूएसए जैसे देश अपने पावर बचाते हैं। उसके बाद पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें जिसमें ये कहा गया था कि स्टेट मूव बियॉन्ड वार, यूज कंपटीशन, करप्शन, कोऑपरेशन मेनली यूरोप, जंग नहीं मिलकर काम कर रहे हैं जैसे यूरोप यूनियन कंट्री म्यूचुअल।
कोऑपरेशन करते हैं। जैसे यूरोप यूनियन में आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर कैसे करते हैं, मे बी से मतलब इनकी करेंसी जो है सेम है, तो उसमें यह है फ्री ट्रेड की बात की जाती है। तो अगर हम इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करें तो उसमें आप ये देख सकते हैं शिवारकी की चीज़ें, मतलब ये थी कि छोटे लोगों की आवाज़ पर ध्यान दो, फेनन जो थे आज़ादी की बात कर थे, सैड जो थे वो वेस्टर्न की सोच का समझ रहे, जो हमने ऊपर पढ़ी है वही बुक्स जो है नीचे जो आप बुक्स देख सकते हैं इसमें हम देख सकते हैं कि क्या क्या बात की है। जैसे क्रिटिकल पोस्ट क्लोनिक का दी थी 1999 में, उसके बाद ब्लैक स्किन वाइट स्किन, फिर उसके बाद इनवॉल्व आइडेंटिफाइड। तो आप ये अपने हिसाब से देख सकते हैं, जैसे एडवर्ड साइड की बुक्स होगी, उसके बाद फ्रेंड्स फैनन की बात होगी, फ्रेंड्स फैनन की नेक्स्ट बुक्स होगी। फिर उसके बाद आप ये देख सकते हैं 2006 की जो बुक्स है, उसके बाद आप ये देख सकते हैं एम्पायर राइट्स बैक 1989 से डिस्क्लोजर कॉलोनियलिज्म से, उसके बाद फ्रेंड्स फैनन की एक और किताब है। तो आप ये किताब अच्छे से अपने हिसाब से, जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तो आप ये कर सकते हैं। अगर इनकी कोटेशन की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, जो हमने बुक्स पढ़ी हैं तो उसकी कोटेशन जो सबसे दबे कुछ हैं उनको आवाज़ की बात करें, फिर उसका डायनी कॉलोनिज्म था कि क्लोनिकल रूल सिर्फ सोच नहीं एक सीधा दिखाया देने वाला जुल्म है। ब्लैक स्किन वाइट स्किन की बात करें, फ्रेंड्स फैनन की बुक्स है, इसकी कोटेशन है। फिर एडवर्ड सैड की जो बुक्स है इसमें ये कहा गया था सब लोग जियोग्राफी का दायरे में है, कोई भी इससे अलग नहीं। फिर वो डेथ ऑफ डिसिप्लिन की बात करें, जिसमें किसी का नजरिया सोच असली सोचने की शुरुआत है। इन अदर वर्ड्स देखिए, मैंने इसके आराम से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद फ्रेड्स फैनन की, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। बुक्स होगी, कोटेशन होगी, और जो एग्जाम्पल है आप उसको जब अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा, बाकी सब ठीक हो जाएगा। बाकी आप ये बुक्स वगैरह देख लेना अपने हिसाब से। तो मैंने 24 बुक्स दी हैं, और उसके बाद इनकी जो बुक्स हैं इनकी कोटेशन वगैरह मैंने दी है कितनी, 14। तो आप इनको अच्छे से पढ़ें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।